तो स्टूडेंट अभी हम देखने जा रहे हैं कि बाइसेक्शन मेथड से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना जो है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड से इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे जितने भी मेथड हम 5 मेथड को डिस्कस करेंगे, ये प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा। तो मेरे पास जो है यहाँ जो सबसे पहला स्टेप होता है, हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू, इस टर्म को इधर लाएं तो ये पहुँच जाता है x log ऑफ 10 पावर x माइनस 1.2। तो ये हमने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी, इसमें अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, मतलब ये कि मैंने अगर कैलकुलेटर का कहीं यूज़ ठीक नहीं किया हुआ, चूँकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपने पास रखा हुआ है, तो आपने उसको खुद से कैलकुलेटर से देख लेना है अगर कभी ऐसी मिस्टेक होती है, यानी न्यूमेरिकली कैलकुलेटर से, चूँकि मैं आपको मेथड सिखाना चाहता हूँ और उसकी कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट्स पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे f ऑफ x इक्वल टू, इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब स्टूडेंट आपको जो बाइसेक्शन मेथड का पर्पस है उसकी समझ आनी चाहिए कि बाइसेक्शन मेथड क्या करता है। ये देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास अगर ये ग्राफ हो और इस ग्राफ में आप देखें तो ये अगर कोई कर्व है, तो इस कर्व का जो ये जो कर्व है इसको मैं f ऑफ x अगर कह दूं, ये जो कर्व है ये f ऑफ x है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट को मैंने a कह दिया और इस पॉइंट को मैं b कह रहा हूँ, तो ये कोई ऊपर नीचे पॉइंट नहीं है, जस्ट इस जगह का नाम a है, इसका b है। तो जब आप स्टूडेंट यहाँ पे f ऑफ b रखेंगे, मतलब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे जब a रखेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ a। यकीनी बात है आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप f ऑफ x में b पुट करेंगे तो यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट के सामने होंगे, और a पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे होंगे। लेकिन स्टूडेंट आपको ये दिखाई ज़रूर दे रहा होगा कि जब आप b पुट कर रहे हैं तो ये हिस्सा पॉजिटिव आ रहा है, और जब आप a पुट कर रहे हैं तो ये हिस्सा नेगेटिव आ रहा है। तो बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास एक इंटरवल हो, उसका यानी अगर आपका a के ऊपर सपोज नेगेटिव वैल्यू आती हो, b के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आती हो, तो ऐसे f ऑफ x का एक आंसर लाजमी होता है। वो आंसर कहाँ होता है? वो यहाँ पे होगा। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन जब भी इंटरवल हो, एक हिस्सा पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो वहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। मैं एक और एग्जांपल से आपको ये बात समझाऊं कि आप देखें, सपोज मेरे पास अगर ये एक कर्व है, ये कर्व कुछ यूं है, तो स्टूडेंट अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये A है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो B, तो आप देखें मैं इस कर्व को थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ। तो अब स्टूडेंट देखें ये अगर पूरा f ऑफ x है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये f ऑफ a होगा, और ये वाला पॉइंट f ऑफ b होगा। देखें, तो जब हमने a पुट किया आंसर तब भी पॉजिटिव आया, जब मैंने यहाँ पे b पुट किया आंसर तब भी पॉजिटिव आया। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वहाँ होता है जब दो लाइनें आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मैच हुई हैं। तो इसलिए आपने देखा कि जब दोनों पॉजिटिव एंड हों तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और बाद दफ़ा करता भी है तो वो किस तरह करता है, जैसे कि मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊं कि आप देखें तो ये मेरे पास अगर एक ये है, इसका ये एंड भी पॉजिटिव है, सपोज ये भी, तो आप देख रहे हैं यहाँ दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर f ऑफ a, f ऑफ b और f ऑफ a दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि अगर एक हिस्सा नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो उसके अंदर कम से कम एक सॉल्यूशन आ सकता है, और एक से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन वो 8 नंबर में होते हैं। मैं फिर देखें 8 नंबर में कैसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकली ये दिखाऊं, तो यहाँ पे एक कर्व है, वो कर्व कुछ यूँ है, यूँ है। अब मैं अगर मैंने f ऑफ a यहाँ लिया हुआ है, f ऑफ b यहाँ है, और मेरा f ऑफ a सपोज यहाँ है, तो अब आप देखें तो इसके अंदर कहते हैं सोल्यूशन है 1,
ये 2 और 3 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर कर्व का एक हिस्सा, अगर 2 पॉइंट हो, एक नेगेटिव हो और ये नेगेटिव क्यों है, नीचे की तरफ है, एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो उसके दरमियान या तो 3 सोल्यूशन आते हैं या फिर एक सोल्यूशन आता है या फिर 5 सोल्यूशन आएंगे या 7 आएंगे। यानी कि अब आपने देखा कि अगर कर्व का एक हिस्सा पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव हो तो सोल्यूशन की तादाद कितनी होगी, या 1 या फिर 3 या फिर 5। और अगर दोनों इससे पॉजिटिव हों तो ऐसे सॉल्यूशन कभी ऐसा हो सकता है कि शायद सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, या अगर करेगा तो 2 एग्जिस्ट करेगा या 4 करेगा या 6 करेगा। लेकिन यहाँ बाइसेक्शन मेथड में ऐसे स्टूडेंट जो BS कर रहे हैं या आप लोगों ने जस्ट इस मेथड को सीखना है, तो आप लोगों को मैं जो तरीका यहाँ समझाऊंगा आपने उस पर फोकस करना है। ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात को क्लियर करना चाह रहे होते हैं, तो मैं उस पॉइंट के लिहाज से ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग इसमें घबराना नहीं है। अगर इस चीज़ का आपको नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। कम से कम क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट हल कर सकता है। तो स्टूडेंट मैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें जो यहाँ पे हम स्टेप लेते हैं वो है, मेरा स्टेप अगर आप देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पास से कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए कुछ मीन के यहाँ पे मैं इसकी जगह 0 रखूँ तो यहाँ आ जाएगा x की जगह 0 log ऑफ 10 पावर 0 माइनस 1.2। तो आपको स्टूडेंट पता है इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1.2, 1.2 0 के ऊपर। अब मैं इसी का सलूशन निकाल रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ 1 के ऊपर। तो आप स्टूडेंट इसमें रखें 1। जब आप 1 रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा log ऑफ 10 पावर 1 माइनस 1.2। तो इसका आंसर निकलेगा हमारे पास, जब हमने 1 रखा तो ये अगेन जो है ये 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करें और यहाँ पे माइनस 1.2 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसमें अभी हम रुके नहीं हैं। क्यों नहीं रुके? इसलिए क्योंकि हमने जब इसमें 0 सब्स्टिट्यूट किया तब भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, जब इसमें 1 सब्स्टिट्यूट किया तब भी नेगेटिव आ रहा है। अब हम इसमें 2 पुट करते हैं, तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट देखें तो x की जगह 2 log ऑफ 10 पावर 2 माइनस 1.2। तो स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करें। मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस 0.5 9 7 9 4। ये फिर ये नेगेटिव आ रहा है। इट मीन कि अभी हमें 2 नहीं, इसके बाद हमें इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ये मेरे पास आ गया 3। जब मैंने इसमें 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है, आपको पता है 3 कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, 0.233136 आ रहा है। तो चूँकि ये स्टेप मैं आपको खास तरतीब से इसलिए समझा रहा था क्योंकि हम जितने भी मेथड इस लेक्चर में डिस्कस आपको मैंने बताए हैं 5 मेथड, उनमें पहला स्टेप ये सब में होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये स्टेप पूरा डीपली बताया है। अगले लेक्चर में हम इसको शॉर्टली ले जाएंगे ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करने आपका टाइम ज़्यादा ना हो यूज़ में आए। अच्छा, तो अब स्टूडेंट देखें तो आपका जब हमने 0 रखा आंसर नेगेटिव आया, 1 रखा फिर भी नेगेटिव आया, 2 रखा नेगेटिव आया और 3 रखा तो आंसर पॉजिटिव आया। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के दरमियान में मौजूद है। आंसर क्या है हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के दरमियान में मौजूद है। ये वाला जो स्टेप होता है स्टूडेंट आप डायरेक्ट से कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। इससे हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 2 और 3 के दरमियान में है। यहाँ पहुँचने के बाद स्टूडेंट आपने डिसाइड करना होता है कि आपने ए क्या लेना है और बी क्या लेना होता है। तो स्टूडेंट हम जिस मेथड से मैं आपको यहाँ बाइसेक्शन मेथड सिखा रहा हूँ, इसमें आप हमेशा ए को नेगेटिव लें। नेगेटिव मीन
कि a की वैल्यू मैंने रख ली है 2। क्यों 2 रखी है? आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 के ऊपर नेगेटिव है और 3 के ऊपर पॉजिटिव है। तो चूंकि मेरे एक वैल्यू 2 है, दूसरी 3 है, तो चूंकि 2 के ऊपर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसलिए a को मैंने 2 रख लिया और b को मैं रख लेता हूँ 3। अब स्टूडेंट यही हमें पॉइंट चाहिए होता है, a 2 है और b 3 है। अब मैं यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन में बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करूँगा। तो मेरे जो फर्स्ट इटरेशन है वो मैं यहाँ पे करूँ, तो मैं सबसे जो यहाँ पे है फर्स्ट इटरेशन में, यानी इसकी पहली इटरेशन है, तो इसमें मैं लिखूं इसे, यहाँ पे मेरे पास आता है x1 इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ये स्टूडेंट बाइसेक्शन मेथड का ये तरीका होता है कि आप पहले स्टेप में लिखें x1 इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x1 इक्वल टू a की जगह आपने 2 रख लिया, b की जगह 3 रख लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। अब स्टूडेंट आप इसको ये 5 को 2 से आप डिवाइड करें तो ये जो रिजल्ट होगा हमारे पास ये आता है मेरे पास 2.5। तो ये मेरे पास निकला है 2.5। जब आप ये निकाल लेंगे देन अब हम इस मेथड में x1 इक्वल टू 2.5। अब ये स्टूडेंट जो x1 हमारे पास आता है, मैं यहाँ एक छोटा सा इसका ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हमने ये देखा था, इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ग्राफ है, इस साइड पे हमने एफ ऑफ ए लिया था, इस साइड पे बी लिया था, यहाँ एफ ऑफ बी था और यहाँ एफ ऑफ ए था। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है। तो अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में यह है कि ये जो x1 की वैल्यू है ये आपने उठानी है और यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, यानी x की जगह। अब कैसे आप करेंगे? आप लिखेंगे f ऑफ x की जगह लिख लेंगे 2.5 इक्वल टू 2.5 और ये आ जाएगा log ऑफ 10 पावर 2.5 माइनस 1.2। तो ये जो x1 का रिजल्ट है मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया और अब मैं इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस 0.20515। ये मेरे पास f ऑफ 2.5 का आंसर आया है। अब स्टूडेंट ये आंसर जो है वो नेगेटिव निकला है और अगर आंसर नेगेटिव निकले तो a को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि a हमने नेगेटिव वाला लिया होता था क्योंकि a के ऊपर नेगेटिव है। तो अब आप स्टूडेंट आप दोबारा से, ये आपकी फर्स्ट इटरेशन थी, अब हम आएंगे सेकेंड इटरेशन के ऊपर। अब जो सेकेंड इटरेशन है इसको मैं यहाँ पे नोट करूँ। आप क्या करेंगे? सेकेंड इटरेशन में आप लिख लेंगे ऊपर, सेकेंड इटरेशन है ये आपकी। अब स्टूडेंट आपकी a की वैल्यू बदल गई है। अब आपकी a की वैल्यू 2.5 लेंगे। भाई क्यों लेंगे 2.5? इसलिए कि 2.5 पुट करने से आंसर नेगेटिव आया। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो फिर b की वैल्यू 2.5 लेते। तो अब स्टूडेंट b की वैल्यू तो वही रहेगी, मतलब 3 ही रहेगी, b की वैल्यू 3 ही रहेगी। अब स्टूडेंट फिर से सेकेंड इटरेशन में आप लोग निकालेंगे x, ये जो x मैंने लिया था x1, इसको मैंने ये लिया था, अब मैं लेता हूँ सपोज x2 मीन हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। जब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 2.75 आ गया। ये मेरे पास x2 निकला। अब मैं ये जो x2 है अगेन इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है f ऑफ 2.75 इक्वल टू 2.75 log ऑफ 10 पावर 2.75
-1.2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर जो निकल रहा है वो है मेरे पास, ये जो कि था 2.75, तो इसका आंसर आया है स्टूडेंट 0.00816। तो ये आपके पास आ गया f ऑफ 2.75। अब हमारे पास ये आंसर पॉजिटिव आया, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब थर्ड इटरेशन करेंगे तो अब b की जगह ये वैल्यू रखेंगे क्योंकि आंसर पॉजिटिव दे रही है ये। तो अब आप यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड इटरेशन करेंगे। मैं ये स्टेप यहाँ से थर्ड इटरेशन में अब आप क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन में अब आप a की वैल्यू वही रखेंगे जो पहले थी, यानी 2.5 लेंगे और b की जगह आप 2.75 से रिप्लेस कर देंगे। अब स्टूडेंट ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर आंसर पॉजिटिव आ रहा था और जब भी पॉजिटिव आए तो हम b को रिप्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट फिर से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास x3 निकाल लेते हैं। x3 जो है वो आ जाएगा इन दोनों का सम और 2.75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऐड करके डिवाइड करें आप, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है, तो मेरी 2.7 यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2.625। ये मेरे पास x3 निकला। अब स्टूडेंट आप इस x3 को रखेंगे इसमें, तो आप दोबारा से जब रखेंगे तो यह आ जाएगा f ऑफ 2.625 इक्वल टू, तो आपने जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो इसका आंसर जो है, चूँकि ये आ जाएगा, मेरे पास आया है 0.09979। अब देखिए स्टूडेंट फिर नेगेटिव आ रहा है। आप समझ गए होंगे कि फोर्थ इटरेशन में हमने क्या करना है। जब हम चौथी इटरेशन करेंगे तो अब हम किसकी वैल्यू बदलेंगे, a की जगह ये रख देंगे और b की वैल्यू यही रहने देंगे। तो अब फोर्थ इटरेशन में अब a की वैल्यू आप रख लेंगे 2.625 और b की वैल्यू हम रख लेंगे इक्वल टू 2.75। तो अब स्टूडेंट दोबारा से ये प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये काम हम कब तक करेंगे। तो स्टूडेंट ये काम हम तब तक करेंगे जब तक कि वो हमारे जो रिजल्ट हैं, जो हमारे आंसर हैं, वो रिपीट होना शुरू हो जाए। रिपीट कहाँ से, आपने देखा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये आया है, इससे प्रीवियस वैल्यू में हमारे पास जो रिजल्ट आया था, पहले हमारे पास वैल्यू ये आ रही थी, फिर इसके बाद जो हमारी फर्स्ट थी, सेकंड इटरेशन ली है तो वैल्यू कुछ यूं आ रही थी, थर्ड इटरेशन की। तो अब आप देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वैल्यू जो होंगी वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन किस हद तक रिपीट होने लगेंगी वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा अप टू 3 इटरेशन, तो इट मीन कि आपने यहीं तक करना है। अगर वो कहता है अप टू 4 इटरेशन तो आपने 4 टाइम ये प्रोसीजर करना है। और अगर ये नहीं कहता कि इटरेशन का नहीं बताता, तो आपको ये बताएगा कि बस आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो आप कुछ स्टेप लेके भी इसको छोड़ सकते हैं और लास्ट पे अगर आंसर रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो बाइसेक्शन मेथड, और आपने देखा कि बाइसेक्शन मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।